हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग हमारे क्लास 9th के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ साइटोलॉजी यानी सेल्स की स्टडी करते समय सेल्स के सारे इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। अब इस चैप्टर का जो बिल्कुल लास्ट पार्ट है दैट इज हाउ सेल्स कम्युनिकेट विद अदर सेल्स, यानी हाउ सेल्स और विद इन द सेल्स के बीच में सब्सटेंस का मूवमेंट कैसे होता है, ये हमें समझना है। So today's topic is how actually substance move within or between the cell. Definitely cells को ऐसा करने के लिए बाउंड्रीज क्रॉस करनी होंगी, जो भी सेल की और सेल स्ट्रक्चर्स की बाउंड्रीज हैं। तो आई होप, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये होता कैसे? डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसके लिए हमें सबसे पहले एंट्री और एग्जिट अगर सेल्स में सब्सटेंसेस की देखनी है तो हमें समझना होगा कि सेल्स में आने और जाने के लिए सेल्स किस तरह से अपनी परमिएबिलिटी को या परमिएबिलिटी की कौन सी कंडीशंस को फॉलो करती हैं, जिनसे अपने अंदर सब्सटेंसेस के इनवर्ड यानी एंट्री और आउटवर्ड यानी एग्जिट को वो कंट्रोल करती हैं। तो सब्सटेंस के एंट्री और एग्जिट को समझने के लिए हमें किसी भी सेल की बाउंड्रीज की परमिएबिलिटी को समझनी होगी। Permeability का मतलब है the ability to permit the entry and exit. So we have to understand the permeability of a given cell. हमारे पास दो तरह की सेल्स हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल्स। सब्सटेंसेस की परमिएबिलिटी को समझने के लिए हमें सब्सटेंसेस को फ्लूइड यानी उनके सोल्यूशन फॉर्मेट में लेना होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो सोल्यूशन हमारे पास है, उन सोल्यूशन में जो भी सोल्यूशन हमारे पास है, उन सोल्यूशन के लिए हम दो टर्म्स काम में ले रहे हैं। वन इज सॉल्वेंट एंड द अदर इज सोल्यूट। ऑब्वियसली सॉल्वेंट और सोल्यूट के लिए ये जो दो टर्म्स आपके सामने हैं, इनमें मैं सारे सॉल्वेंट्स को इस छोटे ब्लैक स्पॉट से शो कर रहा हूं और सोल्यूट पार्टिकल्स को आगे में इन दो कलर के स्पॉट से शो करेंगे, डॉट से, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर दो तरह के सोल्यूट हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आई होप आप समझते होंगे सॉल्वेंट और सोल्यूट में क्या डिफरेंस है। सॉल्वेंट मींस मोस्टली एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्वेंट पानी होता है, और सोल्यूट का मतलब है इट कुड बी एनीथिंग व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन दैट सॉल्यूशन। इट कुड बी सॉल्ट, इट कुड बी शुगर्स, इट कुड बी मिनरल्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स छोटे होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम सेल की परमिएबिलिटी को शो कर रहे हैं। अब सेल की परमिएबिलिटी के लिए बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल्स में जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को मैंने ऐसे शो किया है। ठीक है ना, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बाउंड्री है, और इसके टू एंड फ्रो यानी एक साइड से दूसरी साइड में मूवमेंट के लिए मैंने ये एरो काम में लिया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि सेल के एक साइड से दूसरी साइड, ये रिवर्स भी हो सकता है, एक साइड से दूसरी साइड पे मूवमेंट को यानी इस परमिएबिलिटी को, ये द एबिलिटी और द परमिशन फॉर द सब्सटेंस टू मूव को कैसे समझा जाए। तो इसके लिए सबसे पहली टर्म देखिए क्या है। द फर्स्ट टर्म इज नोन एज परमिएबल। परमिएबल मींस विच अलाउज एवरीथिंग टू पास थ्रू, विच अलाउज एवरीथिंग टू पास थ्रू। इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ये मैंने एक सोल्यूशन लिया है जिसमें सॉल्वेंट और दोनों तरह के सोल्यूट हैं जो हमने यहाँ बताए थे। अगर ये मेम्ब्रेन परमिएबल होगी तो जो कुछ यहाँ है उसको यहाँ आने देगी, किसी को नहीं रोकेगी, न सॉल्वेंट को न सोल्यूट को, और सोल्यूट में भी किसी भी तरह के सोल्यूट को नहीं रोकेगी, सबको आने जाने देगी। दैट इज नोन एज परमिएबल। ओके, तो परमिएबल विच अलाउज एवरीथिंग, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपका कहीं मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड नहीं हो। जैसे शहर में आप कहीं घूम रहे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन गो। ओके, अब सेकेंड इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है विच अलाउज स्मॉलर पार्टिकल्स, केवल सॉल्वेंट, यानी कि अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में से ये छोटे पार्टिकल अगर ये इन सिर्फ सॉल्वेंट को दूसरी साइड जाने दे, देन द मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज व्हाट, सेमी परमिएबल। तो सेमी परमिएबल ने एक खास कैटेगरी को, वो भी सॉल्वेंट जो छोटा पार्टिकल है, उसको अलाउ किया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक छल्ली में, एक सीव में जो पोर साइज होता है,
वो पोर साइज अलाउ करता है कि छोटे पार्टिकल्स जा सकते हैं, बड़े पार्टिकल्स नहीं जा सकते। सो हियर सेमी परमिएबल कैन बी कंपेयर्ड विद दैट sieve which allows only the particle with this size to go through it. Then comes the third part, that is known as selectively permeable, where the membrane decides, the membrane is smart enough to decide कि वो किसको जाने दे। यहाँ पर प्रेजेंट 3 पार्टिकल्स में से, सॉल्वेंट और 2 तरह के सोल्यूट में से, अगर मेम्ब्रेन ये डिसाइड कर सकती हो कि मुझे तो ग्रीन वाले पार्टिकल्स को ही जाने देना है, बाकी को नहीं जाने देना है, देन इट बिकम्स अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि मेम्ब्रेन जरूरत पड़ने पर खुद डिसाइड करती है कि मुझे इस पर्टिकुलर मिनरल को जाने देना है, कैल्शियम आयन को जाने देना है, इस प्रोटीन को जाने देना है, इस फैट मॉलिक्यूल को जाने देना है। ये मेम्ब्रेन खुद डिसाइड करती है अगर, देन इट टर्म दैट selectively permeable. And the last one is non-permeable, which doesn't allow anything to pass through it. यानी ना वो वाटर को, यानी सॉल्वेंट को, ना सॉल्यूट को, किसी को नहीं जाने देगी। तो आई होप आप परमेबिलिटी ऑफ सेल को इस फ्लो चार्ट से, इस एनिमेशन से समझ गए होंगे। ठीक है, हमारे लिए ये 4 टर्म्स में से परमेबल दैट अलाउज एवरीथिंग, सेमी परमेबल दैट अलाउज ओनली सॉल्वेंट, selectively permeable that allows only a particular type of solute, और नॉन परमेबल जो कुछ भी अलाउ नहीं करती, इनमें से हमारे काम की है सेमी परमेबल, जो हमें हमारे आगे के टॉपिक के लिए समझनी है। तो हमारा आगे का टॉपिक जो है वो जो सेल्स के टू एंड फ्रो के मूवमेंट हैं उनके मोड पे डिपेंड करता है कि जो इंटरसेल्यूलर 2 सेल्स के बीच में, ये विद इन द सेल इंट्रासेल्यूलर जो ट्रांसफर्स हैं वो 2 तरह के हैं, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अगेन हम पहले डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को हमारे विजुअल से समझेंगे, जो बहुत अच्छे इंपैक्ट हमारे दिमाग पे डालते हैं, बहुत जल्दी हम समझ लेते हैं। अगेन आपके पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन को ध्यान से देखिए, आप नोटिस करेंगे रेड कलर के जो स्पॉट्स हैं, ये जो डॉट्स हैं, वो कंपैरेटिवली बाकी से नंबर में ज्यादा दिख रहे हैं। इसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। यानी इन 3 तरह के पार्टिकल्स में से सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रेड कलर के पार्टिकल की है, और अगर केवल रेड कलर के पार्टिकल्स ही अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से दूसरी तरफ जहां वो कम है जाने लगते हैं, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का मूवमेंट, किस सब्सटेंस का, फ्रॉम हाई टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। केवल हाई से लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वही पार्टिकल मूव करेंगे जो यहाँ ज्यादा है और दूसरी तरफ कम है। इसका मतलब ब्लैक और ग्रीन स्पॉट शायद यहाँ होते जो अभी दिखाई नहीं गए हैं, यानी उनकी कॉन्सेंट्रेशन में इतना वेरिएशन नहीं जितना रेड में है, इसलिए रेड इन सब के ऊपर प्रायोरिटी पर यहाँ मूव कर रहा है। ध्यान रखें, डिफ्यूजन के लिए सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है। ये सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी का भी हो सकता है, हालांकि हम एक स्पेसिफिक केमिस्ट्री के चैप्टर में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक सॉलिड या लिक्विड या गैस डिपेंडिंग अपॉन इस कॉन्सेंट्रेशन अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर सकता है। ओके, इसके लिए किसी तरह की कोई परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन की बीच में जरूरत नहीं है, क्लियरली विजिबल है, हमने कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाई है। मोस्टली सेल्स में गैसेस का जो डिफ्यूजन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो ऐसे ही होता है। जब हम ब्रीथ करते हैं तो एयर हमारी लंग्स में जाती है, अब लंग्स में से सिर्फ ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है, क्यों? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कम है और लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये क्या हुआ? डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, सो इट कम्स आउट टू लंग्स और फिर वो बाहर एक्सेल करते हैं। अगेन इट इज व्हाट? डिफ्यूजन। So diffusion is purely concentration based, purely concentration पे dependent है। लेकिन हमारे लिए दूसरी टर्म इंपॉर्टेंट है, that is osmosis। osmosis को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे। पहले डेफिनेशन देख लें। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एज पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ एनी कंपोनेंट इज नोन एज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस के लिए ये वही डायग्राम हमने लिया है, लेकिन यहाँ क्लियरली विजिबल है कि जो ब्लैक कलर के ये जो स्पॉट्स हैं, ये डॉट्स हैं, यानी सॉल्वेंट जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, और हमारे पास में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? वो केवल इन्हीं को अलाउ करती है। सो अनलाइक दिस केस, वो तो अभी भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बिहाफ पर मूवमेंट हो रहा है, ज्यादा से कम की तरफ, लेकिन केवल किसका?
केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन शर्त है क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, देन इट इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से डिफरेंट कैसे हुआ? ऑस्मोसिस केवल लिक्विड्स में हो रहा है, क्योंकि यहाँ केवल कौन मूव करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, जबकि डिफ्यूजन तीनों के लिए, सॉलिड, लिक्विड्स और गैस। यहाँ हमें किसी तरह की परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ हमें डेफिनेटली जरूरत है किसकी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट। और इसका बेस्ट एग्जांपल सेल्स में होने वाला एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन ये है। सो इन अ सेल द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ओनली, नॉट everything, only the movement of solvent particle, वो भी as per their concentration gradient is known as osmosis। तो आपको आगे टॉपिक में ऑस्मोसिस को समझना है, डिफ्यूजन नहीं। ऑस्मोसिस को हमें समझना है, तो ऑस्मोसिस के लिए आपको बेसिक टर्म समझ में आई। ऑस्मोसिस के लिए मूवमेंट होना चाहिए किसका, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो हमें ये पता होना चाहिए कि केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, वो भी कहां से कहां, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब इसे समझने के लिए हम इस डायग्राम, इस एनिमेशन, इस एनालॉजी को यूज करेंगे। बताइए ये क्या है? ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की इस तरफ यानी लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ एक सोल्यूशन ए है। और अगर आप सोल्यूशन ए को ध्यान से देखें और इसे कंपेयर करें एक दूसरे सोल्यूशन से जो है सोल्यूशन बी, तो आपको समझ में आएगा कि सोल्यूशन ए में सॉल्वेंट पार्टिकल यानी जो ब्लैक कलर के जो डॉट्स हैं वो ज्यादा है। तो कहना इसे कि इस सोल्यूशन ए में मोर सॉल्वेंट है। और क्या मैं इसी डायग्राम को देख के कह सकता हूं कि सोल्यूशन ए में सॉल्वेंट तो ज्यादा है लेकिन सल्यूट कम है, लेस सल्यूट है। लेस यानी कम को बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है हाइपो, लेस, हाइपो। और सोल्यूशन को कहा जाता है टॉनिक। मोस्टली हम सोल्यूशंस के लिए टर्म यूज करते हैं टॉनिक। तो ये जो सोल्यूशन ए है जिसमें कम यानी हाइपो क्या है, सल्यूट है, इसलिए इस सोल्यूशन को हाइपोटोनिक यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हालांकि फिर हाइपोटोनिक लिखने के बाद सोल्यूशन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हाइपोटोनिक कहा जाता है। यानी हाइपो यानी कि कम, क्या, सल्यूट यानी कि इसमें सोल्यूशन में, टॉनिक में, दैट इज नोन एज सोल्यूशन ए विच इज हाइपोटोनिक। ध्यान रखिएगा, हाइपोटोनिक का मतलब डायग्राम से देखिए सल्यूट कम है लेकिन पानी ज्यादा है। दूसरी तरफ सोल्यूशन बी को अगर हम ध्यान से देखें तो सोल्यूशन बी में लेस सॉल्वेंट है, दिख रहे हैं आपको, ब्लैक स्पॉट्स कम है, ब्लैक डॉट्स कम है और सल्यूट ज्यादा है। कैन यू सी दैट? बायोलॉजी की लैंग्वेज में मोर यानी हाई के लिए जो टर्म कम मिली जाती है वो थी हाइपर, कम के लिए हाइपो, ज्यादा के लिए हाइपर और सोल्यूशन के लिए टॉनिक। तो दिस सोल्यूशन बी बिकम्स हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मींस मोर क्या, सल्यूट यानी कम यानी क्या, सॉल्वेंट। ओके, अब डेफिनेशन क्या कह रही है, आई होप आपके समझ में आ गया। सोल्यूशन ए कम सल्यूट की वजह से हाइपोटोनिक है और सोल्यूशन बी ज्यादा सल्यूट की वजह से हाइपरटोनिक है। यहां सल्यूट कम, सॉल्वेंट ज्यादा, और यहां सॉल्वेंट कम, सल्यूट ज्यादा है। अब आपको अच्छे से पता है ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल सल्यूट पार्टिकल को, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को उनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में अलाउ करती है। इसका मतलब ये विजिबल है कि जो वाटर है, ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, वो यहां से सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन बी में जाने लगेंगे। और सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी के कंपैरिजन को देखें तो देखा जाए तो ये हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जाने लगेंगे। आई एम सॉरी, तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट है ये हमेशा एक फिक्स पैटर्न में, हमेशा यही रूल, जो यही सिस्टम ओबे होगा कि वाटर का मूवमेंट हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होगा, जैसा यहाँ एविडेंट है। सो दिस बिकम्स व्हाट, द ऑस्मोटिक रूल। तो अगर आपको वाटर के मूवमेंट को समझना है तो वाटर का मूवमेंट दो सॉल्यूशंस के बीच में हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बीच में या मोर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लेस वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ
होता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑस्मोसिस एग्जैक्टली है क्या। इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर हाई से लो पानी की कंसंट्रेशन, जिसमें हमने हाइपो उसे माना है हाइपोटोनिक जिसमें पानी ज्यादा है, और हाइपर जहां सल्यूट ज्यादा है, इस तरह से माना है। ठीक है, अब हम आगे और कंपैरिजन करते हैं और इसके एप्लीकेशन को देखते हैं कि ऑस्मोसिस और उससे जुड़ी हुई दो टर्म्स दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। ये आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएंगी, लेकिन हमारे फैक्ट्स जो हैं वो हमारे बाकी सारे क्लासमेट से थोड़े ज्यादा होने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए आप इस एनिमेशन को ध्यान से समझिए। ये आपके पास एक कंटेनर में डिस्टिल वाटर भरा हुआ है मान लीजिए, और इसी कंटेनर में एक दूसरा कंटेनर जो इमर्स करके रखा है, इसमें बी में 95% ग्लूकोज सोल्यूशन है, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए सी यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलोफेन एक बहुत कॉमन नेम है ऐसी मेम्ब्रेन का, वो यहाँ पर लगाई गई। इस बी कंटेनर के लास्ट में यहाँ हमने कुछ मरकरी भरा हुआ है, दिस इज मरकरी, और आखिर में यहाँ पर हमने एक ई पिस्टन, मूवेबल पिस्टन लगा रखा है। यहाँ कितना प्रेशर जनरेट होगा उसे मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर एक मैनोमीटर भी लगाया हुआ है। ओके, तो इस पूरे अरेंजमेंट में क्या क्या चीजें हैं, इसमें डिस्टिल वाटर है ए, बी 95% ग्लूकोज सोल्यूशन है, सी एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेलोफेन है, डी मरकरी है, ई एक मूवेबल पिस्टन है, और एफ यहाँ एक मैनोमीटर है। इज दिस ओके? अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डिस्टिल वाटर में 100% पानी है, बिल्कुल प्योर है, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन में कितना हुआ? ग्लूकोज सॉल्यूशन में 95% ग्लूकोज है, यानी यहां पर पानी कितना रहा? केवल 5%। इसका मतलब मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ गए, एक जहां पानी ज्यादा है और मैं उसे कहूंगा हाइपोटोनिक, अभी पढ़ा था, और एक सॉल्यूशन जहां पानी कम है, इसे मैं कहूंगा हाइपरटोनिक, और इन दोनों के बीच में कौन है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो नाउ इट इज एविडेंट द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, बिकॉज दिस इज द ऑस्मोटिक रूल। तो पानी ऑब्वियसली हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में जाने लगेगा, और वाटर के इसके अंदर जाने की वजह से आपको नहीं लगता कि यहाँ पानी बढ़ेगा तो यहाँ इस मरकरी पे प्रेशर पड़ेगा, और मरकरी पे प्रेशर पड़ने की वजह से मरकरी ऊपर उठने लगेगा, और अगर मरकरी ऊपर उठेगा तो डेफिनेटली पिस्टन भी ऊपर उठेगा। नाउ डू यू सी कि देयर इज अ प्रेशर व्हिच इज एक्टिंग on this piston. So the pressure which is developed here and acting on the piston is because कि पानी यहां से अंदर जा रहा था, और पानी इसलिए जा रहा था क्योंकि ऑस्मोसिस हो रहा था। So the pressure here developed is because of osmosis. So developed pressure is due to osmosis. This pressure is known as osmotic pressure. Is this okay? तो ऑस्मोसिस तो हमें पहले ही पता था, हमने ऑस्मोसिस को होते हुए देखा, और हमने देखा कि ऑस्मोसिस की वजह से यहाँ एक प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ है, दैट इज नोन एज व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जितना पानी जब तक अंदर आता रहेगा तब तक ये इस पिस्टन पे प्रेशर पड़ता रहेगा। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट ये कहता है कि यहाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि पिस्टन पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये प्रेशर है कितना? अगर आपको ये मेजर करना है, हाउ टू मेजर दिस प्रेशर, तो ये बिल्कुल वैसे ही मेजर किया जाता है जैसे किसी सब्सटेंस का मास या वेट मेजर किया जाता है। जैसे हम तराजू से एक बैलेंस से, हम बीम बैलेंस से, ये वेइंग बैलेंस से हम ऐसा करते हैं, तो जिसका वेट हमें लेना होता है उसको हम एक जो है साइड में रख के दूसरी तरफ हम मेजरिंग वेट्स रखते हैं। तो ठीक इसी तरह से अगर यहाँ से पानी के अंदर आने से प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो ये प्रेशर कितना है ये मेजर करने के लिए हमें उतना ही इक्वल प्रेशर यहाँ से लगा के पानी को आना रोकना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस पिस्टन पे रिवर्स प्रेशर लगाते हैं, यानी हम यहाँ से ऊपर से एक प्रेशर लगाते हैं, और प्रेशर को लगाने से हम मरकरी को यहाँ से पुश करते हैं। मरकरी पुश होगा तो पानी पुश होगा, और पानी पुश होगा तो यहाँ से पानी आना बंद होगा, लेकिन इन सबसे पहले प्रेशर इसके ऊपर वर्क करेगा, मैनोमीटर पे। और आप ये देख सकते हैं कि इसकी वजह से
ये मैनोमीटर में एक रीडिंग जनरेट हो जाएगी और एट द सेम टाइम यहां से पानी अंदर जाना रुक जाएगा। तो पानी को अंदर आने से रोकने का मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो आपने रिवर्स प्रेशर लगाया वो ऑटोमेटिकली आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू को दे देगा। सो इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, it was the pressure which was resulted due to osmosis, or it is the pressure which when applied in a reverse direction it can stop osmosis, ये osmosis को रोक सकता है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट ही कहता है कि नहीं मैं तो प्रेशर को और बढ़ाऊंगा, मैं इसे और पुश करूंगा, तो बताइए और पुश करने से क्या होगा? एक्सेसिव प्रेशर की वजह से जब ये सोल्यूशन पीछे की तरफ जाएगा तो सोल्यूशन तो यहां से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पोर साइज जो मेम्ब्रेन का बहुत छोटा है। लेकिन ऐसा करने पर जब आप जबरदस्ती प्रेशर बढ़ाओगे तो हो सकता है कि यहां से जो पानी है, वाटर है, केवल सॉल्वेंट, क्योंकि ये पार्टिकल केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए मेम्ब्रेन अलाउ करती है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स रिवर्स डायरेक्शन में बाहर आने लग सकते हैं। पानी अब इस सोल्यूशन से यहां यानी हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक में जाने लगा, जबकि जाना चाहिए था हाइपो से हाइपर। नेचुरली तो वो हाइपो से हाइपर में जा रहा था, लेकिन प्रेशराइज करके हमने इस पूरे फिनोमेना को रिवर्स कर दिया। दिस इज नोन एज व्हाट? रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। आप सबके घर में, जिनके भी घर में वाटर प्यूरिफायर्स की फॉर्म में आरओ सिस्टम लगे हुए हैं, वो यही है, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम्स। आपके घर में आने वाले पानी का अगर आप प्यूरिफिकेशन एक आरओ सिस्टम से कर रहे हैं तो दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। जितनी कंट्रीज में जो कि ओशन के बिल्कुल नजदीक हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, जो चारों तरफ जिनके डेजर्ट हैं, लेकिन मतलब जिनकी कंट्रीज में डेजर्ट है लेकिन चारों तरफ गल्फ है, पानी है, वहां पानी को क्लीन किया ही ऐसे जाता है। दे कैन नॉट ड्रिंक दैट ओशन वाटर। सो बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस दे जनरेट वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस। ओके, तो आई होप अब आपको ऑस्मोसिस, उससे डेवलप होने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको मेजर करने की टेक्निक और रिवर्स ऑस्मोसिस ये फिनोमेना समझ में आया होगा। आप जरूरत पड़ने पर इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखें, इस एनिमेशन को फिर से देखें, तो आपको क्लैरिटी और दिमाग में इसकी आ जाएगी। ठीक है, अब हम इस ऑस्मोसिस के बिहाफ पे इसके एप्लीकेशन को समझने के लिए इसके टाइप्स को समझते हैं। आपको सॉल्वेंट और सोल्यूट तो पता है। ब्लैक कलर यहाँ जो डॉट है दैट इज सॉल्वेंट, और बाकी दूसरे कलर्स दोनों जो हैं ग्रीन एंड रेड दैट आर सोल्यूट। आपके सामने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दो सॉल्यूशन सेपरेटेड है। इन दो सॉल्यूशंस में पहले में पानी ज्यादा है और सोल्यूट कम है, इसलिए हमने इसे कहा है हाइपोटोनिक, लेस सोल्यूट एंड मोर सॉल्वेंट। और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक बिकॉज इट हैज मोर सोल्यूट एंड लेस सॉल्वेंट। आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ वाटर का मूवमेंट कैसे होगा। ऑस्मोटिक रूल के हिसाब से वाटर विल मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। डेफिनेटली पानी यहां से हम मूव करेगा। लेकिन सोच के देखिए, ऐसे दो सॉल्यूशंस जिनमें बिल्कुल एक सी कॉन्सेंट्रेशन हो, पानी की, सोल्यूट की एक सी कॉन्सेंट्रेशन हो, तो क्या यहां से यहां किसी तरफ पानी का मूवमेंट होगा? जवाब है हाँ, पानी का मूवमेंट तो होगा, लेकिन दोनों डायरेक्शन में होगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक कहते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कोई वाटर मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन ये पार्टिकल इन पोर से निकल के छोटे छोटे जा सकते हैं। सो इन दैट वे मूवमेंट, ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक फ्लो रहेगा, लेकिन दोनों के बीच में आपको एक्चुअली ऐसा लगेगा कि कहीं से कहीं कॉन्सेंट्रेशन का चेंज नहीं हो रहा। हाँ, पार्टिकल आ जा सकते हैं आराम से, कौन से? सॉल्वेंट के केवल, ठीक है ना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। तो प्रैक्टिकली आपको ऑस्मोसिस जैसी कोई चीज यहाँ पर विजिबल नहीं होगी। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें ऑस्मोसिस नहीं हो पाता, सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन सेम होने की वजह से, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोनिक, वेयर बोथ द सॉल्यूशंस आर हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको ऑस्मोसिस के कंटेंट्स, मतलब सॉल्यूशन के कंटेंट्स के बिहाफ पे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक
और आइसोटोनिक, 3 सॉल्यूशन समझ में आए। कहाँ पानी का मूवमेंट कैसे होगा, वाटर का मूवमेंट, और कहाँ नहीं होगा, आई होप वो भी समझ में आया। तो अब इसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं और ऑस्मोसिस के 2 टाइप्स को खास समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूम कीजिए कि ये आपके पास एक कंटेनर और इस कंटेनर में डिस्टिल्ड वाटर, इसी कंटेनर में मैंने एक छोटा सा रेजिन, किशमिश जिसे कहते हैं वो रखा, रेजिन किशमिश, ठीक है, जो है वो रखा है। इसे थोड़ा पास से समझते हैं कि अंदर एग्जैक्टली है क्या। तो डिस्टिल्ड वाटर में रेजिन रखा है। रेजिन किशमिश जो है वो प्लांट सेल्स से ही बनी हुई है। आई होप आपको पता होगा कि किशमिश अंगूर का सूखा हुआ पार्ट है ना, ड्राइड ग्रेप इज नोन एज रेजिन, किशमिश। तो ये जो रेजिन यहाँ है, इसके अंदर वो ग्रेप की ड्राई सेल्स है, पूरी तरह से नहीं, पार्टली ड्राई सेल्स, और डेफिनेटली इनमें बहुत पानी तो नहीं हो सकता, श्रिंक है वो। तो इसका मतलब वहां पानी कम होने का मतलब रेजिन तो हो गया हाइपरटोनिक, और बाहर डिस्टिल्ड वाटर में सिर्फ पानी पानी है, तो वो हो गया हाइपोटोनिक। अब बताइए ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। ऑस्मोटिक रूल आपको पता है, तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, यानी पानी इस रेजिन के अंदर जाने लगेगा। वाटर विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द रेजिन एंड द रेजिन सेल्स, और इस वजह से जो पानी इसके अंदर जाएगा, इससे सेल्स के अंदर जो वाटर अंदर इंटरनली एंटर होगा, इस फिनोमिना को हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। दिस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस। और इसका रिजल्ट ये होगा कि हर सेल पानी के भरने की वजह से स्वेल होने लगेगी, जितनी भी सेल है, और अल्टीमेटली वो जब तक फुली स्वोलन, जिसे हम टर्जिड भी कहते हैं, फुली स्वोलन नहीं हो जाती, जब तक वो पूरी नहीं होती, तब तक वो पानी का मूवमेंट होता रहेगा। ऐसी सिचुएशन में ये रेजिन जो है, ये आपको थोड़ी टाइम बाद पूरा स्वोलन यानी वापस से ग्रेप में कन्वर्टेड दिखाई देगा, ठीक है। ये कहलाता है एंडोऑस्मोसिस, और ये एंडोऑस्मोसिस का या टाइप ऑफ ऑस्मोसिस का पहला एप्लीकेशन है। तो मैं एक बार फिर से समझा दूं कि हमने एक रेजिन को पानी में जब रखा, तो रेजिन बीइंग हाइपरटोनिक एंड वाटर बीइंग हाइपोटोनिक, वाटर का मूवमेंट हाइपो से हाइपर यानी रेजिन के अंदर स्टार्ट हो जाता है। This is known as endoosmosis when the water moves inside a cell. Because of that, cell becomes turgid, it becomes fully swollen, और वो रेजिन आपको इस तरह का दिखने लगता है। ये आप घर पे बहुत आराम से देख सकते हैं। आपके घर में रेजिन्स को भिगो के रखा जाता होगा, और जब हम उन्हें कंज्यूम करना चाहते हैं कुछ इस तरह से, ये हम नॉर्मली भी यूज करते हैं। कुछ और एप्लीकेशंस एंडोऑस्मोसिस के हम देखते हैं। एंडोऑस्मोसिस ही है जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर में, सॉइल से रूट हेयर में पानी जाता ही इसी वजह से। इट इज द एंडोऑस्मोसिस जिसकी वजह से वाटर जो है वो जाइलम में फ्लो करता है। हालांकि इसके पीछे और रीजन भी है, लेकिन एसेंट ऑफ सैप यानी वाटर मूव करता है थ्रू जाइलम टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। दिस इज द रीजन की प्लांट सेल्स अपनी टर्जिडिटी, आपने देखा होगा ना, प्लांट्स पूरे फुली टर्जिड स्टेज में कैसे स्टिफ दिखाई देते हैं। अदरवाइज पानी की कमी होती है, दे एक्वायर अ विल्टिंग लुक, वो मुरझा जाते हैं, ठीक है ना। यही रीजन है जिसकी वजह से स्टोमेटा प्लांट में ओपन होते हैं। हम इसे आगे के दूसरे लेक्चर्स में देखेंगे एग्जैक्टली स्टोमेटा किस तरह से खुलते और बंद होते हैं, लेकिन स्टोमेटा के ओपनिंग में एंडोऑस्मोसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा फिनोमेना जो इसका जस्ट रिवर्स है वो देखें। इस बार हमने लिया है हनी, हमने क्या लिया है, हनी, और इस बार हमने इस सोल्यूशन में रखा है एक ग्रेप। दिस इज अ ग्रेप, एंड आई होप अब आपके लिए समझना आसान है कि कहां दोनों में से 2 सॉल्यूशंस हैं, एक तो ग्रेप की सेल्स और एक हनी, कहां वाटर का कंटेंट ज्यादा है। तो आपको पता होगा कि ग्रेप में, अगर हम इसे पास से देखें, तो ग्रेप में क्योंकि पानी ज्यादा होता है तो वी कॉल इट हाइपोटोनिक, और हनी में पानी कम है, इट्स वेरी थिक, वी कॉल इट हाइपरटोनिक। और आपको ऑस्मोटिक रूल पता है, पानी कहां से कहां मूव करेगा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। इसका मतलब पानी जो है वो ग्रेप से बाहर आने लगेगा, वाटर स्टार्ट्स मूविंग आउट ऑफ द ग्रेप। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि पानी बाहर जाने लगेगा, और इस एक्सोऑस्मोसिस की वजह से वो पूरा ग्रेप धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगा, और उसकी एक एक सेल, उसका साइटोप्लाज्म, उसकी वैक्यूल श्रिंक होने लगेगी सेल की। दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस।
इट विल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। वहां क्या था? टर्जिड। और ये क्या है? प्लाज्मोलाइज्ड, जो आपको ऐसा दिखेगा। यानी कि रेजिन जो है, मतलब जो ग्रेप जो है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? रेजिन, श्रिंक हो जाएगा। हालांकि रेजिन ऐसे नहीं बनते हैं, वो तो उसमें धूप में सुखा के बनते हैं। लेकिन एक जनरल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। दिस इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस, जिसमें ग्रेप जो हाइपोटोनिक था और हनी जो हाइपरटोनिक था, पानी ग्रेप से हनी में चला गया और इसकी एक एक सेल श्रिंक हो गई, उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया। इस फिनोमेना को हमने कहा है प्लाज्मोलाइसिस। द सेल इज नोन एज अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। इस एक्सोऑस्मोसिस के भी कुछ अच्छे एप्लीकेशंस हैं जो हमें देखने चाहिए। इन एप्लीकेशंस में सबसे कॉमन एप्लीकेशन है कि जब भी आप प्लांट को मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स देते हैं, यू हैव टू नेसेसरीली इरिगेट इट, खूब पानी दीजिए। अदरवाइज सॉइल फर्टिलाइजर्स की एक्सेस की वजह से हाइपरटोनिक हो जाएगी और प्लांट में से पानी बाहर निकलने लगेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी फील्ड में, क्रॉप फील्ड में या प्लांट्स को फर्टिलाइजर दें, उसके बाद उसे खूब सारा पानी दें, ताकि जो सॉइल है इट शुड रिमेन हाइपोटोनिक और पानी अंदर जाए प्लांट में। पिकल्स आपके घर में होंगे, आपने नोटिस किया होगा, पिकल्स में एक्सेसिव सॉल्ट होता है। दे आर प्रिजर्व्ड बाय बैक्टीरियल एंड फंगल एक्शन बाय मेकिंग देम हाइपरटोनिक। हम वहाँ एक्सेस सॉल्ट इसलिए रखते हैं ताकि वो जो पूरा उसका मीडियम है वो कैसा हो जाए? एक्सेसिव सॉल्ट से हाइपरटोनिक हो जाए। द सेम थिंग वी डू विद जैम्स एंड जेलीज। वहाँ हम एक्सेसिव शुगर रखते हैं, एक्सेस शुगर। हम ये चाहते हैं कि वो हाइपरटोनिक रहे। क्यों? क्योंकि अगर बैक्टीरिया और फंगल सेल्स वहां पहुंचेंगी तो ऑटोमेटिकली उस हाइपरटोनिक सेल में जाते ही वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएंगी, उनमें से वाटर बाहर निकल जाएगा और वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, जिससे हमारा जैम, हमारे जेलीज, हमारे पिकल्स लॉन्ग टर्म तक क्या रह सकते हैं? प्रिजर्व, क्योंकि वहां पर फिर वो बैक्टीरिया या फंगल सेल अटैक नहीं कर सकती। वन मोर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज स्टोमेटल मूवमेंट का रिवर्स, दैट इज ओपनिंग की जगह क्लोजिंग मूवमेंट। ये सारे फिनोमिना एक्सोऑस्मोसिस से गवर्न होते हैं। आई होप अब आपको ऑस्मोसिस के दोनों टाइप्स, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस, और उनकी वर्किंग जो है, किस तरह से वो एक्ट करते हैं दोनों फिनोमिना और उनके एप्लीकेशंस, बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नॉर्मली एक ह्यूमन आरबीसी के लिए हम इस एंडो और एक्सोऑस्मोसिस को समझते हैं। अभी तक तो हम प्लांट सेल के लिए देख रहे थे। एक ह्यूमन आरबीसी को अगर हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे डिस्टिल वाटर में रख दें, तो क्योंकि ह्यूमन सेल्स में जो है वो सेल वॉल नहीं होती, केवल मेम्ब्रेन होती है, तो यू विल सी कि हमारी आरबीसीज बर्स्ट होने लगेंगे। सो आरबीसी केप्ट इन डिस्टिल वाटर कैन बर्स्ट ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। अगर हम उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रख दें, जैसे ग्लूकोज सोल्यूशन में रख दें, तो बिकॉज ऑफ एक्सोऑस्मोसिस पानी बाहर जाने की वजह से दे विल श्रिंक, श्रिवल हो जाएंगे, बिल्कुल दे विल गेट प्लाज्मोलाइज्ड। लेकिन अगर हम उन्हें 0.91% सलाइन सोल्यूशन में रखें तो वो बिल्कुल वैसी रहती हैं। इसका मतलब 0.91% सलाइन सोल्यूशन ह्यूमन आरबीसी के अंदर के सोल्यूशन के साथ में क्या है? आइसोटोनिक। इसलिए आपने देखा होगा पेशेंट्स को जब नेसेसरी कंडीशन में हाइड्रेट किया जाता है, जब उनकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी, सॉल्ट, शुगर की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उन्हें जो फ्लूइड्स दिए जाते हैं उस फ्लूइड की बोतल पे आप पढ़ के देखिएगा, अगर वो सलाइन है, NS लिखा होता है नॉर्मल सलाइन, तो उसका कंटेंट आप पढ़िएगा दैट इज 0.91% सलाइन। और अगर वो शुगर है, ग्लूकोज है, दैट इज ऑलवेज 5% डेक्सट्रोज, 5D लिखा रहता है उन बॉटल्स के ऊपर। उनके लिए ह्यूमन आरबीसीज क्या है? आइसोटोनिक है। इज दिस ओके? तो आपको हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, कितनी सारी टर्म्स आज आपने पढ़ी हैं। देखिए, आज आपने परमिएबिलिटी की चारों टर्म्स, ठीक है ना, परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल और नॉन परमिएबल। फिर आपने हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पढ़े, आपने ऑस्मोसिस पढ़ा, आपने ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन देखा, आपने उसका रिवर्स यानी रिवर्स ऑस्मोसिस देखा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो देखा, आपने आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस देखे, आपने एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस देखा, आपने टर्जिड और फ्लैसिड यानी प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स देखी। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आज आपने इकट्ठी की और उन सबको बहुत अच्छे एनिमेशन से आपने देखा। कुछ जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इन सब के अलावा।
जो आप इन वीडियो को पॉज करके अपने आप देखेंगे, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल्स एनिमल और प्लांट सेल्स की, ठीक है ना। और वायरसेस के बारे में जनरली, वायरसेस जो हैं ना तो प्रोकैरियोटिक और ना ही यूकैरियोटिक सेल्स है। जो हमें जनरली देख लेना चाहिए कि एक प्रोकैरियोटिक, क्योंकि पूरे चैप्टर में बार बार टर्म आई, प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता और सेल ऑर्गेनेलीज बिल्कुल भी डेवलप नहीं होते। इट्स अ प्रिमिटिव सेल, वेरी वेरी प्रिमिटिव सेल। जबकि यूकैरियोटिक सेल इट्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सब कुछ इसमें डेवलप्ड है, क्रोमोसोम्स वगैरह, वेल डेवलप्ड सेल स्ट्रक्चर्स हैं। इट्स एन एडवांस्ड सेल, इट्स अ यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो ये सारी चीजें आज के लिए हमने देखी। आप कुछ क्वेश्चंस जो मैंने यहां दिए हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर को पॉज करके, रिवाइंड करके बार बार, दो बार, तीन बार देखिए, ताकि ये फैक्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। जो हमने ऑस्मोसिस से रिलेटेड जितनी बात की है वो सारी टर्म्स विद एग्जांपल्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, ठीक है। और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी डेफिनेटली शेयर करें और इस पूरे चैनल को शेयर करें ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें इस टफ टाइम में। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अस, कीप liking us and sharing us.